नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा को दी करोड़ों की सौगात, 26 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार का मकसद साफ, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ। उत्तराखंड में 28 मई से लगेगा दिग्गजों का डेरा, चढ़ेगा सियासी पारा। देवभूमि में गूंजेगी राहुल गांधी की हुंकार, घेराबंदी के लिए बीजेपी भी तैयार। राजधानी देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश कार्यालय से घंटा घर तक गूंजा महंगाई का शोर। विदेशी नीति में मोदी सरकार को बताया फेल। और रुड़की के मंगलौर में नाबालिग का जबरन बाल विवाह, नाबालिग के गर्भवती होने के बाद खुलासा। आधार कार्ड देखकर डॉक्टर को हुआ शक, पुलिस को दी सूचना। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन के साथ ही 138 करोड़ की लागत की 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को और बेहतर करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के दिग्गजों का दौरा देवभूमि का पारा हाई कर रहा है। बीजेपी से जहां नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भी तय हो चुका है। दोनों दिग्गजों के दौरों ने उत्तराखंड की सियासत में और गर्माहट पैदा कर दी है। देखिए रिपोर्ट। दिग्गजों के दौरे से देवभूमि का सियासी पारा हाई। बीजेपी से नितिन नवीन तो कांग्रेस से राहुल गांधी का दौरा तय। राहुल गांधी भरेंगे चुनावी हुंकार। उत्तराखंड में बढ़ने वाली है सियासी गर्मी। 2027 विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी से ही दिग्गजों के दौरे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जहां 3 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, वहीं लंबे समय बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दौरा भी तय हो चुका है। राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगले दिन 5 जून को वो देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रदेश कांग्रेस अंतर्कलह, आपसी खींचतान और धड़ेबाजी से जूझ रही है। ऐसे में उनके दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी से तय होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ उतरती है। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए तैयार दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज यहां चुनावी हुंकार पहले ही भर चुके हैं। अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। नितिन नवीन का ये दौरा भी 2027 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की काट के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी का दौरा पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। दरअसल 2017 से उत्तराखंड की सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के दौरे से समीकरण बदलेंगे। राहुल गांधी जी के आने से बहुत जबरदस्त उत्साह है कांग्रेस जनों में, तो है ही, पूरे प्रदेश की जनता में है। इस समय जनता जो पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन झेल रही है, उनके कुशासन के खिलाफ राहुल गांधी जो हुंकार भरने आ रहे हैं, नौजवानों में, महिलाओं में, प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले बढ़े हैं, उसमें राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता भंडारी को पूरा एक दिन समर्पित किया था, तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश है, बेरोजगारों में बहुत ज़्यादा जोश है। नीट का पर्चा लीक के मामले में, पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी हमेशा मुकर रहे हैं। उनके आने से बहुत बड़ी उम्मीद उत्तराखंड में न केवल कांग्रेस जनों को बल्कि आम नागरिकों को है। सियासी गलियारों में राहुल गांधी के दौरे को बीजेपी दिग्गजों का जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में धड़ेबाजी, अंदरूनी खींचतान और अविश्वास के बादल अभी छटे नहीं हैं।
इसी बीच राहुल गांधी जब उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनके सामने न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का रास्ता रोकना चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि अपनी पार्टी में सामंजस्य और एक सुरताल की कमी को दूर करना भी बड़ा टास्क होगा। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे से काफी उत्साहित दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह, अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से घंटाघर तक मार्च निकाला और इस दौरान बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार महंगाई पर काबू कर पाने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि मोदी सरकार की विदेश नीति भी फेल है और आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए घोषित विशेष पैकेज को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और राहत कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। दरअसल उत्तराखंड को हर साल मानसून सीजन के दौरान आपदा का दंश झेलना पड़ता है। साल 2025 में भी धराली में आई आपदा ने राज्य को गहरा जख्म दिया। धराली के साथ ही थराली में आई आपदा ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया, जिसकी पहली किश्त करीब 800 करोड़ से अधिक की धनराशि को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। बजट भारत सरकार ने कुछ स्वीकृत किया है, उसके बारे में अभी भारत सरकार ने कुछ डिटेल और मांगा है, तो वो हम डिटेल बना रहे हैं। बहुत जल्दी वहां से चला जाएगा, यहाँ से, हमारे यहाँ से, फिर वहां से अंतिम रूप से पैसा प्राप्त होगा। हमको सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिल गई है। देखिए, आपदा आने के बाद हम लोग तत्काल उसका एक बार अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक बार देखते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं और सर्वे करके देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और SDRF के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से मदद की जा सकती है। रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के कार्य हो या रेस्क्यू रिलीफ के काम हो, उसको देखते हुए जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तत्काल धनराशि स्वीकृत करते हैं। तो विगत वर्ष में जो नुकसान हुआ था, काफ़ी हद तक कार्य कराए जा चुके हैं और कुछ कार्य पाइपलाइन में है, उसको भी हम जल्दी करा लेंगे। रुड़की में 29 मई से SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है। क्षेत्र में अभियान 15 सितंबर तक चलने वाला है। उधर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि SIR अभियान के तहत सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के साथ ही अपात्र नामों को हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। सभी हमारे तहसील और जनपद के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसे SIR के नाम से कहा जाता है, वो हमारा 29 मई से शुरू हो रहा है और सितंबर 15 तक ये रहेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सभी मतदाताओं का एक वेरिफिकेशन होगा, कहाँ हमारे डुप्लीकेसी है, कहाँ अवैध तरीके से किसी का मत चढ़ा हुआ है, उन सभी को फिल्टर करके एक नया सूची बनाया जाएगा ताकि हमारे कौन रहने वाले लोग, कौन 18 साल से ऊपर और कौन भारतीय है हमारा, इन लोगों का नाम अपना सूची में आ जाए। मसूरी के ऐतिहासिक लंडौर बाजार में हो रहे भूधसाव पर नगर पालिका परिषद ने संज्ञान लिया है। बता दें कि क्षेत्र का ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। हालांकि स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यदि पहले ही भूधसाव को लेकर प्रशासन गंभीर होता तो लोगों को आने वाले मानसून में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारियों का कहना है कि 15 जून से मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में ट्रीटमेंट का काम 15 जून तक पूरा नहीं हुआ तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ प्रकाशन के बाद कार्य में थोड़ी सी गति आई है। साथ ही विभाग ने भी अपना पूरा सर्वे किया है। सभी विभाग यहाँ पे आए थे और अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन परंतु समस्या ये आ रही है कि एक तो लेबर कम लगी हुई है और एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है। जल संस्थान का भी कार्य है, PWD का भी कार्य है। PWD का खैर बाद में ट्रीटमेंट होगा। फिलहाल जो पाइपलाइन है, बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे सीवर की है, उस पर कार्य चल रहा है, लेकिन 2-3 कर्मचारी ही दिन में काम कर रहे हैं। अगर दिन रात कार्य किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि कार्य को अधिक गति प्राप्त होगी और जल्दी इस समस्या का निवारण होगा।
रुड़की के मंगलौर से 14 साल की नाबालिग का जबरन बाल विवाह कराने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा नाबालिग के गर्भवती होने के बाद हुआ। दरअसल नाबालिग को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर को आधार कार्ड देखने पर लड़की के नाबालिग होने का शक हुआ। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए, प्रकरण थाना मंगलौर क्षेत्र का है, जिसमें एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल गई थी तो पता लगा कि वो अंदर एक डिलीवरी है। तो ये सूचना हमें हॉस्पिटल के माध्यम से मिली थी, तो पुलिस ने त्वरित रूप से इसका समाधान लिया। तो बच्चे का ये कहना था कि उसके साथ जबरन शादी हुई है। हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी माँ बाप और जो ससुराल पक्ष है, जिसकी जो भूमिका स्पष्ट होगी उसके हिसाब से हम विभिन्न कार्रवाई करेंगे। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की मदनापुर में ग्राम प्रधान पर पट्टे की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का गंभीर आरोप लगा है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि नाराज ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम ऋचा सिंह से शिकायत की और मामले में एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर रिपोर्ट उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जल्द ही पट्टे को निरस्त कर दिया जाएगा और बता दें कि इस मामले में ग्राम प्रधान अवतार सिंह का पक्ष भी जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राम प्रधान ने हमारे संवाददाता गौतम सरकार का फोन नहीं उठाया। पट्टे वाली जमीन है और 2-4 घर भी हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्रधान अवतार सिंह और 2-4 मौके में एस्टीमेट और तहसीलदार भी मौजूद हैं। समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ग 1 की ज़मीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्लॉटिंग की गई है। मैंने उस पर स्वयं मौका निरीक्षण किया था और मौके पर वर्तमान में प्लॉटिंग की कोई स्थिति नहीं मिली थी, लेकिन जो पट्टे की ज़मीन है उस पर कुछ आवास बने हुए थे लोगों के। तो जिसमें जब जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि उस जो पट्टा धारक है उसके द्वारा कुछ भूमि को सेल किया गया है कुछ वर्ष पूर्व। तो चूँकि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन उसके द्वारा किया गया है, प्रथम दृष्टया इसमें पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई बनती है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन मंजीत कौर ने कहा कि सड़क के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि काबुल सिंह विर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में नगर पंचायतों का भी विकास हो रहा है। तो हमारा शुरू हुआ है यहाँ पहला सलियाना वार्ड नंबर 1 में हुआ है। नारायण के घर से तुषार के घर से नारायण के घर तक सीसी रोड है और स्लिपों का काम भी हुआ है। और वार्ड नंबर 1 में रजत जयंती पार्क भी बन रहा है। और इधर क्या नाम, ये रोड का भी भगवान की कृपा रही तो हार्ड मिक्स रोड भी जल्दी बनेगा और 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और नाले भी बन रहे हैं। काम बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। आज वार्ड नंबर 1 में सड़क निर्माण कार्य पूरा हो गया था, उसकी वजह से आज यहाँ उद्घाटन समारोह था और सभी हमारे चेयरमैन साहब, बड़े भाई कावल सिंह बिग जी, बाकी सभासदगण सब साथ में थे और वार्डवासी पूरे जनता यहाँ थे। उस सामने उद्घाटन हुआ है। प्रदेश में बुधवार को हाथियों की गणना का अभियान शुरू हुआ है, जो आने वाली 30 मई तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सहित कुमाऊं के सभी हाथी प्रभावित वन क्षेत्रों में वनकर्मी हाथियों की निगरानी कर उनकी संख्या दर्ज कर रहे हैं। बता दें कि इस बार भारतीय वन्यजीव संस्थान के इकोलॉजी ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से हाथियों की गणना की जा रही है और ऐसे में आंकड़े पहले से ज्यादा सटीक माने जा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये हाथी गणना कल से स्टार्ट हो गई है और इसमें प्रत्येक बीट लेवल पे ये की जा रही है। बीट लेवल पे हमारी टीमें गठित की गई हैं। तो इसमें 5 किलोमीटर की ट्रेल में ये लोग चलते हैं और इकोलॉजिकल ऐप की मदद से उसमें ये फॉर्मेट को उसमें भरते हैं मोबाइल में और जो भी आंकड़े उससे मिलेंगे तुरंत ये उसमें अपडेट कर लेंगे सॉफ्टवेयर में और बाद में ये आंकड़े WI को भेजे जाएंगे। वहाँ से एनालाइज होकर के तब गणना के आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे।
उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर से आग की चपेट में हैं। अप्रैल मई की गर्मी और सूखी पिरूल की वजह से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जंगलों की आग अब भयानक रूप लेने लगी है। अभी इस फायर सीजन में 394 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 331 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो चुके हैं। जंगलों में फैल रही ये लपटें सिर्फ पेड़ों, पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि उस उम्मीद को भी जला रहे हैं जो हम आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में धधकते जंगल, आग की लपटों ने किया परेशान। हर साल की यही कहानी, कहां है जिम्मेदार अधिकारी? उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, हर रोज आग धधक रही है। इस साल अब तक 331 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है। सबसे ज्यादा मामले चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले से आए। जंगलों की इस आग को तेज हवा और भड़काने का काम कर रही है। उत्तराखंड में जंगलों की इस आग को लेकर फायर अलर्ट भी किया जा चुका है। इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी, पौड़ी रेड जोन में है, जहां पिछले एक सप्ताह से दर्जनों वनाग्नि की नई घटनाएं रिपोर्ट की गई है। देखिए, कोई भी फायर इंसिडेंट को कंट्रोल करना चैलेंजिंग है, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज में लगे, सिविल एरियाज में लगे या किसी कस्बे में लगे, क्योंकि रिस्पांस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोल्डन आवर जिसको 1 घंटा कहते हैं, 1 घंटे के अंदर हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो वनाग्नि घटनाएं अधिक स्प्रेड होने की और भयावहता पकड़ने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमारा पहला जो एफर्ट है कि विदिन 1 आवर, विदिन 1.5 2 आवर्स हम उस जगह पे पहुंचकर उसको नियंत्रित करें। और ये खुशी की बात है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारी, फायर वॉचर्स, स्थानीय समुदाय जो इसमें लगे हैं, वो यथासंभव समय अनुसार पहुंचकर वन क्षेत्र में बांझ वन हो या चीड़ वन हो, वनाग्नि को नियंत्रित करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे घटनाएं, जैसे मैंने कहा 375 घटनाएं, उनमें से कोई भी घटनाएं ग्राउंड फायर से संबंधित नहीं है, जिसमें पूरे के पूरे पेड़ जल जाते हैं। ये ज्यादातर ग्राउंड फायर और सरफेस फायर से संबंधित है, क्रीपिंग फायर से संबंधित है, जिसमें सूखी पत्ती, घास यही जले हुए हैं। तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना इसमें नहीं है। जानकारों की माने तो जंगलों में लगने वाली आग के पीछे 95% आग की घटना मानवीय कारणों से लगती है। चीड़ के जंगलों में गिरी पिरूल यानी सूखी पत्तियां पेट्रोल का काम करती हैं। इस बार वन विभाग ने इसी आग को रोकने के लिए 5000 से ज्यादा फायर वॉचर्स तैनात किए हैं। सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए कई नवाचार किए और उन नवाचारों में सबसे बड़ी प्राथमिकता दी थी जन सहभागिता को, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। और यही कारण था कि जो 450-500 के आसपास जो स्थान चिन्हित किए गए जिनमें वनाग्नि की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाने का काम किया गया और हर कमेटी को 30,000 रुपये इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया कि हर जनपद में हम 3 अवार्ड्स देंगे। जंगलों को आग से कैसे बचाया जा सकता है, ये समझना भी लोगों के लिए जरूरी है। जलती हुई बीड़ी सिगरेट जंगल में न फेंकें। कैंप करने के बाद आग को पूरी तरह बुझाएं। चीड़ की पत्तियों को गांव के पास इकट्ठा न होने दें। आग दिखे तो तुरंत 1926 या 101 पर कॉल करें। देवभूमि के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, यहाँ की लाइफलाइन है और आजकल यही लाइफलाइन धू-धू कर जल रही है। इसी लाइफलाइन को बचाने के लिए वन विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर दिन रात काम कर रहा है, लेकिन बढ़ते तापमान ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि समय रहते विभाग ठोस रणनीति बनाते हुए जंगलों को आग से बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर वनाग्नि की घटनाएं पुराने रिकॉर्ड तोड़कर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। 28 मई को मनाए जाने वाले ईद उल जुहा के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यहां पर पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि माहौल खराब ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए शहर को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शहर का माहौल खराब करता है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगामी ईद उल जुहा का जो पर्व है 28 तारीख को संपूर्ण देश के साथ ही उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। जनपद देहरादून में पुलिस के स्तर पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। संपूर्ण
जनपद स्तर में करीब 6 सुपर जोन में और करीब 27 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी या अन्य सर्कल अफसर के अधिकारी भी लगाए गए हैं। सभी शांति समिति की बैठकों में जितने भी हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता की जा रही है। इस प्रकार ईद उल जुहा का पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। सभी वर्गों का सहयोग लेकर देहरादून पुलिस पुख्ता इंतजाम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करेगी। उधर हल्द्वानी में भी बकरीद की कुर्बानी और नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और एसपी सिटी ने संयुक्त रूप से बनभूलपुरा के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। साथ ही सड़क पर नमाज ना हो इसे लेकर भी निरीक्षण कर निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पर्व में ही अमन कमेटी की बैठक आयोजित कर प्रशासन ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, कल जो है पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी और उसमें जो अभी शासन से और जिला प्रशासन के निर्देश हैं उनसे सभी को अवगत कराया गया था। साथ में कुछ जो विभिन्न लोग आए थे उनके द्वारा इश्यूज रेज किए गए थे, उसको देखने के लिए और कल की तैयारियों के सिलसिले में हम लोग पुलिस के साथ, नगर निगम के साथ आए हैं। सफाई व्यवस्था बेहतर है। साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो नगर निगम का स्लॉटर हाउस था वो भी कल फंक्शनल हो जाएगा और उसके बाद एक अतिरिक्त सुविधा ये भी रहेगी। साथ में जो हमारे कुर्बानी के स्थल हैं उसको छोटी वहाँ पे जो कमेटीज़ हैं उनको बनाने के लिए कहा गया है, उनकी जिम्मेदारी होगी। बेसिकली आज जो कल ईद का त्यौहार है उसके दृष्टिगत हम लोग स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो भी कल की मीटिंग के दौरान जो भी बिंदु आए थे उसका ग्राउंड पे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये विजिट कर रहे हैं और जिला प्रशासन की टीम भी साथ में है और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और यहाँ पर जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के पिरान कलियर में स्वराज सेवा दल ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि गाय में करोड़ों लोगों की श्रद्धा विराजमान है, लिहाजा गाय का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो मुहिम चल रही है उसका समर्थन स्वराज सेवा दल भी करता है। बता दें कि स्वराज सेवा दल ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर भी चिंता जाहिर की है। गौ कसी का तो कोई ऐसा मामला है नहीं, लेकिन एक चीज तरह से चल रही है। हमारी कुर्बानी से तो इस चीज का कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को करते थे। आज हमारे उलमाओं ने बहुत अच्छी पहल की, मैं उनका इस पहल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सम्मान करता हूं। आज हमारे उलमाओं ने ये बात उठाई है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी गौ माता है। तो इसको अगर हम राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत बेहतराई रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा को दी करोड़ों की सौगात, 26 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार का मकसद साफ, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ। उत्तराखंड में 28 मई से लगेगा दिग्गजों का डेरा, चढ़ेगा सियासी पारा। देवभूमि में गूंजेगी राहुल गांधी की हुंकार, घेराबंदी के लिए बीजेपी भी तैयार। राजधानी देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश कार्यालय से घंटा घर तक गूंजा महंगाई का शोर। विदेश नीति में मोदी सरकार को बताया फेल। और रुड़की के बंगलौर में नाबालिग का जबरन बाल विवाह, नाबालिग के गर्भवती होने के बाद खुलासा, आधार कार्ड देखकर डॉक्टर को हुआ शक, पुलिस को दी सूचना।